31 मई 2009 की रात ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो से पेरिस के लिए निकलने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट 447 को 11 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंचना था। मौसम नॉर्मल था और एयर फ्रांस के मोस्ट एडवांस जहाज के लिए ये रूटीन की ही एक फ्लाइट थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती हुई ये फ्लाइट बगैर किसी मे डे कॉल और वार्निंग के रास्ते में ही गायब हो गई और कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकी। हत्ता कि इसका रैकेज तलाश करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री की मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च करना पड़ी। आखिर ये वाकया हुआ क्यों, आइए इसकी तफसील इस वीडियो में जानते हैं। फ्लाइट 447 में इस्तेमाल होने वाला प्लेन A330-203 एयरबस कंपनी के ही नहीं बल्कि दुनिया के मोस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट में से एक है और ये त्यारा एयर फ्रांस का न्यूएस्ट एयरक्राफ्ट भी था। इसके कॉकपिट में 3 पायलट्स बैठते थे जिनमें 11,000 आवर्स के फ्लाइट टाइम के साथ 58 साला कैप्टन मार्क डूबो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जबकि इनको असिस्ट करने के लिए इनके साथ 6500 आवर्स फ्लाइट टाइम वाले 38 साला डेविड रॉबर्ट और 3000 आवर्स फ्लाइट टाइम वाले 32 साला सेड्रिक बोनी भी शामिल थे। त्यारे को रियो डी जनेरो से निकले 3 घंटे हुए थे कि कैप्टन डूबो की रेस्ट का टाइम हो गया। जाने से पहले उन्होंने कॉकपिट का चार्ज ज्यादा तजर्बे वाले रॉबर्ट की बजाय कम तजर्बाकार बोनी के हवाले कर दिया, मगर साथ ही इसे खबरदार भी किया कि वो इक्वेटर के करीब पहुंचने वाले हैं जहां तेज बारिश और तूफान वगैरह का आना मामूल है, लिहाजा वहां थोड़ा एहतियात से काम लेना होगा। जहाज जब इक्वेटर के करीब पहुंचा तो बाहर गुप अंधेरा था। ये वो मुकाम था जहां जहाज का राब्ता ब्राजील के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से डिस्कनेक्ट हो चुका था और अगला ट्रैफिक कंट्रोल यानी सेनेगाल अभी कुछ दूर था। बैरूनी दुनिया से जहाज का वाहिद राब्ता वो ऑटोमेटिक मैसेज थे जो ये त्यारा हर 10 मिनट बाद एयर फ्रांस के हेडक्वार्टर में भेजता था। इसी दौरान जहाज तूफान, बादलों और बारिश के करीब पहुंच चुका था। इस सिचुएशन में पायलट के पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो जहाज को इस तूफान में से ही गुजार देता क्योंकि ये जहाज इतना एडवांस था कि इसे इस तूफान या बारिश से कोई खतरा ना था। दूसरा ऑप्शन ये था कि पायलट जहाज को एक लंबा चक्कर काट कर बादलों और तूफान को अवॉइड करते हुए गुजर जाता। पायलट ने जहाज को तूफान के बीच से ही गुजारने का फैसला किया। इस वक्त जहाज 38,000 फीट की हाइट पर था। बाहर अंधेरा, बारिश और बादल थे। बादलों और ठंड की वजह से जहाज का ऑटो पायलट सिस्टम अचानक बंद हो गया क्योंकि जहाज के बाहर मौजूद पीटो ट्यूब्स पर आइसिंग हो चुकी थी जो जहाज की फ्लाइंग स्पीड और दीगर डाटा पायलट को पहुंचाती थी। अब पायलट ने मैनुअली इस जहाज को उड़ाना था। बोनी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस था, जबकि इसका मैनुअली जहाज उड़ाने का तजर्बा और भी कम था। अंधेरे और तूफान ने बोनी की कंफ्यूजन को पीक पे पहुंचा दिया और इसने कुछ ऐसी गलतियां की कि जहाज सिर्फ 4 मिनट में 38,000 फीट की बुलंदी से गिरते हुए अटलांटिक ओशन की सरफेस से जा टकराया। बोनी की पहली गलती ये थी कि जो ही जहाज ऑटो पायलट से मैनुअल मोड पे शिफ्ट हुआ, इसने अपनी साइड स्टिक को हिलाना शुरू कर दिया। इससे जहाज लेफ्ट राइट मूव करने लगा और इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। याद रहे कि ये साइड स्टिक पायलट के पहलू में मौजूद होती है। इस स्टिक की मदद से जहाज की स्पीड और इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसी घबराहट में इसने स्पीड बढ़ाने के लिए साइड स्टिक को खींच दिया, जिससे जहाज की पोजीशन वर्टिकल हो गई। वर्टिकल पोजीशन में जाने से जहाज पर हवा का एंगल ऑफ अटैक खतरनाक हद तक बढ़ के चंद सेकंड्स में ही 16 डिग्री से 40 डिग्री तक चला गया और जहाज की पोजीशन मजीद वर्टिकल हो गई। याद रहे जहाज जब वर्टिकल होता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे जहाज के बंद होने यानी स्टॉल होने का खतरा रहता है और यही फ्लाइट 447 के साथ भी हुआ। कॉकपिट में मौजूद बोनी और डेविड को जहाज की स्पीड कम होने का भी पता नहीं चला क्योंकि जहाज की मुसलसल लेफ्ट राइट होने की वजह से जहाज के मीटर ने स्पीड बताना ही बंद कर दी थी और ऐसे में जब जहाज की स्पीड बढ़ाना चाहिए थी, पायलट स्पीड को कम कर रहे थे। जहाज की वर्टिकल पोजीशन और स्पीड की कमी की वजह से जहाज अचानक स्टॉल हो गया और इसने तेजी से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। बोनी और रॉबर्ट ने सीनियर पायलट डूबो को जगाया। डूबो ने चंद लम्हों में ही सिचुएशन को एसेस कर लिया और वो जान गया था कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तैयारा मुसलसल बुरी तरह हिल रहा था। मुसाफिरों और क्रू मेंबर्स के अगले 3 मिनट शदीद परेशानी और खौफ के आलम में गुजरे। जहाज 10,000
10,000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आया और अटलांटिक ओशन के गहरे और गुप्त पानी की गहराइयों में जा गिरा। जहाज में मौजूद 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौके पर ही हलाक हो गए और कोई भी पीछे ना बच सका। जब अपने स्केड्यूल टाइम में जहाज ने सेनेगल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट नहीं किया तो उन्होंने एयर फ्रांस को इतला दी। एयर फ्रांस ने अपने त्यारे को मैसेज भेजे जो रिसीव नहीं हो सके। अब एयर फ्रांस हेडक्वार्टर में त्यारे को लेकर परेशानी फैल चुकी थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में ना होने की वजह से त्यारे की जानिब से कोई मेडे या डिस्ट्रेस कॉल भी रिसीव नहीं हो सकी। त्यारे की ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम से या तो इसकी लोकेशन का पता चल रहा था या फिर ये कि त्यारा ऑटो पायलट से मैनुअल मोड पे शिफ्ट हुआ है। अगले दिन तक जब त्यारे से कोई राब्ता ना हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुका है। त्यारे के यूं अचानक गुम हो जाने से ना सिर्फ एयर फ्रांस बल्कि प्लेन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी एयर बस पे भी बहुत प्रेशर आया, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के अंडर सैकड़ों पैसेंजर प्लेन्स थे। लिहाजा इस बात का पता लगाना जरूरी था कि त्यारा पायलट की नाअहली से तबाह हुआ या जहाज की मेल फंक्शनिंग से या फिर टेररिज्म का शिकार हुआ है। क्रैश की वजूहात का पता चलाने और डेड बॉडीज को रिकवर करने के लिए फ्रेंच नेवी की सबमरीन भेजी गई, मगर इसे नाकामी ही हुई, क्योंकि जिस जगह त्यारा डूबा वहां समुद्र की गहराई 4000 मीटर थी। अलबत्ता क्रैश की लोकेशन से 50 डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई। 2 साल तक मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद त्यारे के रैकेज तक नहीं पहुंचा जा सका। आखिरकार अमेरिका की इसी टीम से हेल्प ली गई जिसने टाइटैनिक का रैकेज तलाश किया था। यूं 2 साल की तलाश और $160 मिलियन खर्च करने के बाद त्यारे के मलबे से ब्लैक बॉक्स के अलावा 104 मजीद डेड बॉडीज भी रिकवर की गई, जबकि 74 डेड बॉडीज कभी ना मिल सकी। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी से ये फैक्ट एस्टेब्लिश हुआ कि फ्लाइट 447 के क्रैश के पीछे पायलट्स की इनएलिजिबिलिटी और इनका पैनिक हो जाना था। एयरलाइंस को रिकमेंड किया गया कि सिर्फ ऑटो पायलट की बजाय पायलट्स को मैनुअली जहाज ऑपरेट करने की सफिशिएंट ट्रेनिंग दी जाए ताकि इस तरह के सिचुएशंस को वो बिना पैनिक हुए टैकल कर सकें। अगर इस रात फ्लाइट 447 के पायलट्स त्यारे को टेक्नोलॉजी के रहमो करम पर छोड़ देने की बजाय मैनुअली इसे ऑपरेट कर पाते तो 200 से ज्यादा खानदानों को अपने प्यारों की महरूमी बर्दाश्त ना करना पड़ती। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्या आपने कभी ऐसी फ्लाइट के बारे में सुना है जिसमें मौजूद लोग अपने ही साथियों का गोश्त खाने पे मजबूर हो गए? ये है ऐसे प्लेन क्रैश की दास्तान जिसके मुसाफिर -30 डिग्री के टेम्परेचर में 72 दिन जिंदगी के लिए लड़ते रहे। आखिर इस दिन हुआ क्या था? आइए इसकी मुकम्मल तफसील जानते हैं। ये 12 अक्टूबर 1972 का दिन था। यूरुग्वाइन एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 सैंटियागो के लिए निकलती है। इसमें रग्बी गेम के प्लेयर्स थे, साथ उनकी फैमिलीज़ और कुछ क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे जिनकी टोटल तादाद 45 थी। फ़्लाइट में मौजूद लोग सामने नज़र आने वाले बादल और नीचे बर्फ़ानी पहाड़ों को देख के लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे कि अचानक फ़्लाइट अपना तवाज़ुन खो देती है। ये मौसम की खराबी थी जिसकी वजह से सफ़र तय करना नामुमकिन हो गया था। पायलट ने समझदारी का मुजाहरा किया और फ्लाइट को 1 नाइट स्टे के लिए अर्जेंटीना के मेंडोजा सिटी में उतार दिया। अगले दिन 13 अक्टूबर को मौसम कुछ साफ था तो पायलट ने दोबारा फ्लाइट को मंजिल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। मगर किसको खबर थी आज की फ्लाइट उनके लिए ऐसी तबाही ला रही है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये जहाज़ बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सैंटियागो पहुंचने के लिए उनको एंडिस माउंटेन को क्रॉस करना था। एंडिस दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और कोहे हिमालय के बाद बुलंद तरीन पहाड़ियाँ भी यहाँ ही मौजूद हैं। अब जहाज़ ने जैसे ही माउंटेन्स को क्रॉस करना शुरू किया तो सर्दी की शिद्दत और मौसम की ख़राबी की वजह से पायलट को रास्ता नज़र आना बंद हो गया। कुछ देर बाद अचानक सामने से बादल हटे तो पायलट के उसान खता हो गए क्योंकि सामने एक बहुत बड़ी चट्टान थी।
पायलट ने जहाज को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। जहाज की टेल उस पहाड़ी के साथ टकरा चुकी थी। पिछले वाली सीट्स पे बैठे लोग टकराव के पहले झटके में ही नीचे पहाड़ियों पे गिरकर हमेशा की नींद सो गए। जहाज का बाकी अगला हिस्सा पहाड़ियों के दरमियान स्लाइड करता हुआ एक पॉइंट पे आकर रुक गया। इस क्रैश के होते ही 12 पैसेंजर्स की जान जा चुकी थी। पीछे बचते हैं 33 लोग, जिनमें से अक्सर बुरी तरह जख्मी थे। और अब शुरू होती है इन पैसेंजर्स के सर्वाइवल की अनबिलीवेबल दास्तान। चूँकि इनका राब्ता कंट्रोल टावर से बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो राब्ता कट ऑफ होने की वजह से 4 जेट सर्च ऑपरेशन के लिए निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी किसी तरह का सुराग नहीं मिल पाया। अगले दिन यूरुग्वाई, चिली और अर्जेंटीना की टीम ने मिलकर 11 जेट के साथ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब हो ये रहा था कि जहां प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर से जेट्स बार बार गुजरते, मगर नीचे इतने सारे लोग उनको दिखाई नहीं दे रहे थे। जब भी वो गुजरते तो पैसेंजर्स उनको आवाजें देते, हत्ता कि उन्होंने गिरे हुए एरोप्लेन पे SOS भी लिखा। जब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो पैसेंजर्स ने सारे बैग्स को इकट्ठा करके बड़ा सारा क्रॉस भी बनाया, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम होती रही। इंतज़ार में कि कोई मदद को आएगा काफ़ी दिन गुजर चुके थे, हत्ता कि अब सर्च ऑपरेशन वाले जेट्स दिखाई देना भी बंद हो गए। पैसेंजर्स खुद को जिंदा रखने के लिए बचा कुचा सामान खाते और जहाज के अंदर मौजूद सामान से खुद को डाम कर वक्त गुजारते। एक दिन प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को एक रेडियो मिलता है। ये वन वे कम्युनिकेशन रेडियो था, जिससे सिर्फ दूसरे की बात ही सुनी जा सकती थी। लेकिन इस रेडियो ने उम्मीद की बजाय एक ऐसी खबर दी जिसके सुनते ही सारे पैसेंजर्स जिंदगी की उम्मीद हार गए। खबर ये थी कि बहुत ढूंढने के बाद जब फ्लाइट 571 का कोई पता नहीं चला, तो 21 अक्टूबर को ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोककर सबको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। अब तो पीछे कोई रास्ता नहीं बचा था, खाना भी खत्म हो गया था और जख्मियों का दर्द से बुरा हाल था। -30 सेल्सियस के इस टेम्परेचर में अब मौत का इंतज़ार ही बाकी बचा था। इस कठिन वक्त और जख्मियों की बुरी हालत में एक मुसीबत और आ जाती है। ये था बर्फ़ का एक तोदा जो पैसेंजर पे आ गिरता है। इस खतरनाक बर्फ़ के तोदे ने मज़ीद 14 लोगों की जान ले ली और अब 33 में से सिर्फ 19 लोग ही बाकी बचे थे। ये 19 लोग इस सर्दी का मुकाबला करते रहे, लेकिन अब बर्फ में फंसे 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। साथ ही जिंदा लोगों का खाना भी मुकम्मल ख़त्म हो गया था और सामने पड़ी थी सिर्फ इंसानी लाशें। अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या इंसानी गोश्त खाने का स्टेप ले लिया जाए या बेबसी के साथ मौत का इंतज़ार किया जाए। पहले तो 2 दिन सर्वाइवर्स में ये हिम्मत ना पड़ी, मगर फिर उन्होंने ज़िंदगी की उम्मीद के सहारे ये कदम भी उठा लिया। कैसा ही वो खौफनाक लम्हा होगा जब आपको मजबूरन अपनी ज़िंदगी के लिए अपने सामने मरे हुए रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का गोश्त खाना पड़े। वक्त तो अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, मगर साथ मुसीबतों को भी ला रहा था। ये 11 दिसंबर का दिन था। एक और बर्फ़ का तोदा पहाड़ी से आता हुआ प्लेन पे आ गिरा। इस बार तो बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि प्लेन कई फीट बर्फ़ के नीचे धंस गया। अब तो ऐसे लग रहा था कि कोई जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ मुख्तलिफ था और अभी भी पीछे 16 लोग बाकी बच गए। अब ये थे असल वो 16 लोग जिनकी जान बच जाती है। हुआ ऐसे कि अब 2 माह तक का अरसा बीत चुका था। इसके बाद ये फैसला हुआ कि इस सख्त सर्दी में बैठने की बजाय किसी आबादी वाले इलाके को तलाश किया जाए ताकि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि अब ये वाहिद रास्ता बचा था जिंदगी की आखिरी उम्मीद का। इन 16 में से 3 लोग इस सफर पे निकल जाते हैं। 3 दिन मुसलसल पैदल चलने के बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं तो सामने नजर आते हैं सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़। इन तीनों में से एक शख्स खाने की कमी की वजह से वापिस क्रैश वाली जगह पे चले जाता है।
अब बचते हैं पीछे 2 सर्वाइवर्स जिनका नाम पराडो और कनेसा था। इन दोनों का थकावट से बुरा हाल हो चुका था। मजीद ये कि इनके पास पानी भी मौजूद नहीं था। ये अपना सफ़र जारी रखते हैं। 9 दिन मुसलसल चलने के बाद उन्हें एक नदी नज़र आती है। ये था इनाम उस उम्मीद का जिसके सहारे ये यहाँ तक पहुँचे थे। जब वो पानी पी रहे थे तो पराडो को नदी के पार एक घुड़सवार नज़र आया। वो उससे खुशी के मारे आवाज़ें देना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नदी के शोर से आवाज़ उस तक नहीं पहुँच रही थी, वो शख्स इशारे से कहता है कि मैं कल दोबारा आऊँगा, और वादे के मुताबिक वो कल दोबारा आता है और अपने साथ पेन और कागज़ भी लेकर आता है और पत्थर में बांधकर उनकी जानिब फेंकता है। पराडो और कनेसा उस पे सारी सूरत हाल लिखते हैं। इस वाक़े की खबर जिस तक भी पहुंचती है उसके लिए ये यकीन करना नामुमकिन था। आखिर 72 दिन तक कैसे कोई बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकता है। आखिरकार 22 दिसंबर 1972 को 3 हेली पराडो और कनेसा की निशानदेही से क्रैश वाली जगह पे पहुंचते हैं और 72 दिन की दर्दनाक तकलीफ सहने वाले उन 16 सर्वाइवर्स को बचा लिया जाता है। ये है फ्लाइट 571 की मुकम्मल डिटेल, जिसको हमने बहुत आसान बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये वाक़या है मार्च 1981 का। एक ख़तरनाक मुजरिम ट्रायल के लिए कोर्ट पहुंच चुका था। मुजरिम को इतना घिनौना जुर्म करने के बावजूद अभी तक सज़ा नहीं मिली थी कि अचानक अदालत में एक औरत आती है और मुजरिम पे 7 फायर कर देती है। ये कहानी है मारियाना बेखमायर की, जो 3 जून 1950 को जर्मनी में पैदा हुई। जैसे ही मारियाना बड़ी हुई, मारियाना के फादर ने इसकी मां को डाइवोर्स दे दी। उसके बाद मारियाना की मां ने दूसरी शादी करते ही बेटी को 16 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। ना बाप का साया सर पे था, ना माँ की मोहब्बत, मगर मारियाना के अंदर ममता का एक अलग ही एहसास था। वो नहीं चाहती थी जिस तरह उसके साथ हुआ है उसके बच्चों के साथ भी वैसा ही हो। मारियाना मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में रही। इसकी टोटल 3 बेटियां थीं और सबसे छोटी बेटी का नाम ऐना था। मगर बच्चों के होने के बाद हर लड़का मारियाना को छोड़ जाता। वो अपने बच्चों के लिए जॉब करती और उनका पेट पालती, और एक वाक़ये ने तो उसकी ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर डाला। जब वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी तो एक डिस्को पार्टी में उसे सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, जिससे वो काफ़ी देर ट्रोमा में रही। मगर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो गन उठाएगी और अपने ही घर के करीब रहने वाले 35 साला क्लॉस ग्रैबोस्की नामी शख्स को कत्ल कर देगी, जो कि पुलिस के रिकॉर्ड में भी एक क्रिमिनल था। होता कुछ यूँ है कि मारियाना की तीसरी बेटी ऐना 7 साल की थी। मारियाना को उससे बहुत मोहब्बत थी। ये 5 मई 1980 का दिन था। मारियाना नाइट ड्यूटी करके आराम कर रही थी। ऐना को क्लॉस जब बाहर देखता है तो कैट के साथ खेलने के बहाने अपने घर बुला लेता है। ऐना कैट को देखकर बहुत एक्साइटेड थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये शख्स कितना ख़तरनाक है। पहले क्लॉस नामी इस बुच्चर ने उस सैना को सेक्सुअली असॉल्ट किया। ये 7 साला मासूम बच्ची इस 35 साला बुच्चर के सामने क्या करती, रो ही सकती थी, मगर अचानक रोना बंद हो गई क्योंकि अब वो इसका गला दबा के इसे मार चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कातिल ने ऐना को एक डिब्बे में बंद करके दरिया के किनारे फेंक दिया। मारियाना परेशानी की हालत में ऐना को ढूंढती रही, यहाँ तक कि इसने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अचानक उसे पता चलता है कि एक औरत आई है, उसने अपने फियांसे के अगेंस्ट एक मर्डर केस रिपोर्ट किया है। असल में ये क्लॉस की फियांसे थी जिसको सारा माजरा पता लग चुका था। पुलिस ने इस कातिल क्लॉस को अरेस्ट कर लिया और वो अपना जुर्म भी कबूल कर चुका था। इसी तरह ही वक्त गुजरता गया और ये 6 मार्च 1981 का दिन था। थर्ड ट्रायल के लिए क्लॉस को कोर्ट में पेश किया जाता है। इतनी देर हो गई थी और ये कातिल अभी तक जिंदा था। मारियाना को इसका एक एक सांस लेना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो अपनी प्यारी बेटी ऐना का बदला लेना चाहती थी। 6 मार्च के इस दिन मारियाना कोर्ट में आती है और पिस्टल से क्लॉस पे 7 फायर कर देती है। उसकी बैक पे 6 फायर लगते हैं और मौके पे ही क्लॉस मारा जाता है। मारियाना का कहना था, मैं इसके चेहरे पे नहीं मार सकी, और खुद को पुलिस के हवाले कर देती है।
लोग मैरियाना के हक में ही बोल रहे थे। दाद के तौर पे इसे रिवेंज मदर पुकारा जाने लगा। जब डॉक्टर्स इसका राइटिंग सैंपल ले रहे थे, मैरियाना ने लिखा आई डिड इट फॉर यू एना और 7 हार्ट्स ड्रॉ किए, जो कि एना की 7 साल उम्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 1983 में मैरियाना को 6 साल की कैद सुनाई जाती है और 3 साल बाद इसे पेरोल पे रहा भी कर दिया गया। मैरियाना की लाइफ स्टोरी एक स्टर्न मैगजीन ने 2.5 लाख डच मार्क में खरीदी, जो कि जर्मन करेंसी है। मैरियाना की डेथ 46 साल की उम्र में जर्मनी में ही हुई। आज भी दुनिया इस माँ के इंतकाम को याद करती है और क्लॉस अपने अंजाम को तो पहुंचा, मगर उसका जिक्र सिर्फ बुरे अल्फाजों से ही याद रखा जाता है। ये 28 जनवरी 1986 का दिन था। यूएसए की फ्लोरिडा स्टेट में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। ये सब लोग नासा की बनाई गई एक स्पेस शटल की परवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन को पूरे यूएसए में लाइव दिखाया जाना था। तयशुदा वक्त के मुताबिक शटल को स्पेस की जानिब रवाना कर दिया गया। अभी इस शटल को रवाना हुए 73 सेकंड ही गुजरे थे कि शटल ज़ोरदार धमाके से फट पड़ी। आखिर इस हादसे की तफसील क्या है और धमाके के बाद शटल में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स का क्या बना? आइए इसकी तफसील जानते हैं। 20वीं सदी के आखिर तक अमेरिका टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की कर चुका था और नासा के थ्रू स्पेस में काफ़ी मिशंस को कामयाबी से भेज चुका था। अब की बार नासा जिस मिशन पे काम कर रहा था वो असल में एक हैले नामी कोमेट को स्टडी करना था। अब इस कोमेट को स्टडी करने के लिए नासा ने एक बहुत स्पेशल स्पेस शटल सेलेक्ट की, जिसका नाम दी चैलेंजर स्पेस शटल था। इस शटल को बनाने में $2 बिलियन की लागत आई। इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये थी कि ये 9 कामयाब स्पेस मिशन तय कर चुकी थी। अब 28 जनवरी 1986 का दिन आ पहुंचा, जिस दिन इसको रवाना किया जाना था। इसमें टोटल 7 लोग मौजूद थे, जिनमें एक हिस्ट्री की टीचर क्रिस्ट मैकालोफ भी शामिल थी। असल में ये टीचर ही इस परवाज़ को ख़ास बना रही थी, क्योंकि क्रिस्ट ने स्पेस में जाकर स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर देने थे। सुबह के 11:38 पे नासा ने 7 मेंबर समेत दी चैलेंजर शटल को रवाना कर दिया। टीवी स्क्रीन पर और उधर मौजूद लोग इस शटल को देख ही रहे थे कि 11:39 पे आसमान में आग के शोले लहराने लगे। हालांकि अभी इस शटल को लॉन्च हुए 73 सेकंड ही गुजरे थे, जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला ही तय कर पाई थी, मगर देखते ही देखते शटल अटलांटिक ओशन में जा गिरी। पूरे अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि इस शटल में उस स्कूल टीचर की मौजूदगी की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स और बच्चों को लाइव दिखाया जा रहा था। इस हादसे की वजूहात जानने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई। इस कमेटी में फेमस एस्ट्रोनॉट्स को शामिल किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 9 जून 1986 को ही पेश कर दी। इस रिपोर्ट में ये हैरानकुन इंकशाफ किया गया कि नासा को पहले से फॉल्ट के बारे में कंपनी मॉर्टन थॉयकोल के इंजीनियर्स ने वार्न कर दिया था, मगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शटल के इंजन्स के साथ जो 2 बूस्टर मौजूद थे, उनकी ओ रिंग सील्स में 2 मेजर इश्यूज थे। एक तो ये ओवर यूज़ की वजह से वार्न आउट हो चुके थे। दूसरा बड़ा मसला ये था कि ये लो टेम्परेचर पे ऑपरेट नहीं कर सकते थे, मगर इस रोज़ टेम्परेचर माइनस में था। फिर भी नासा के मैनेजर्स ने इंजीनियर्स की बात को इग्नोर करके शटल को फ्लाई करने की मंजूरी दे दी, और यही वजह थी कि शटल के लिफ्ट ऑफ होते ही टेम्परेचर लो होने की वजह से रिंग्स सही तरह बूस्टर्स को ज्वाइन नहीं कर सकी और इन सील में से फ्यूल लीक हुआ और शटल को आग लग गई। गोया एक छोटी सी गफलत और जल्दबाजी के सबब ना सिर्फ 7 कीमती एस्ट्रोनॉट्स की जानें चली गई, बल्कि नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी ख़राब हुई।
इस वाक़े के बाद एस्ट्रोनॉट्स की फैमिलीज़ को $7.7 मिलियन पे किए गए। इसके अलावा नासा का बर्डन कम करने के लिए इसके स्पेस प्रोग्राम्स को सिर्फ डिफेंस और साइंटिफिक प्रोग्राम्स तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि नासा का बजट इंक्रीज़ कर दिया गया ताकि फ्लॉलेस शटल डिज़ाइन की जा सके। ये शिप अनसिंकेबल है, यानी इसको खुदा भी नहीं डुबो सकता। कंपनी ने अपनी शिप के बारे में ये बात पूरे यूरोप में फैला दी थी, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत शिप और इसमें सफ़र करने वाले मुसाफिर ठंडे और ख़तरनाक समुंदर की गहराइयों में जा पहुँचे। आइए इस हादसे की मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कारपैथिया नामी शिप को इस इंसिडेंट का हीरो क्यों कहा जाता है। ये 10 अप्रैल 1912 का दिन था। 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ दुनिया के बिगेस्ट बहरी जहाज की कमांड संभालते हैं। ये इतनी बड़ी रकम से बनाया गया था कि ये आज के $400 मिलियन बनते हैं और अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 140 अरब बनेंगे। इस बहरी जहाज को आप एक तैरता हुआ आलीशान महल कह लें जिसमें 2200 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। इस बहरी जहाज की ऊंचाई 53 मीटर थी और ये 269 मीटर लंबा था। ये जहाज 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के सफर पे निकलता है। कंपनी की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा था कि इसकी स्पीड को बिल्कुल कम ना किया जाए, क्योंकि इस लंबे सफर को 6 दिन में तय करके इस जहाज को बिगेस्ट और अनसिंकेबल के साथ दुनिया का फास्टेस्ट जहाज भी बनाया जाना था। अब इधर कैप्टन से एक गलती हुई कि वो प्लान रूट से शिप का रुख मोड़कर दूसरे रूट का चुनाव करता है। अब बार बार आइस वार्निंग्स के पैगाम भी मिल रहे थे। कैप्टन इन वार्निंग्स को इग्नोर करता रहा कि इस बहरी जहाज को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब यही गलतफहमी एक बड़े हादसे का सबब बनती है। ये रात के 11:40 का वक्त था। अचानक बहरी जहाज बर्फ की एक चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव मुसलसल 10 सेकंड तक होता रहा। शिप का फ्रंट नीचे से फट चुका था। इसके कुछ देर बाद फ्रंट के 6 कंपार्टमेंट्स में पानी आना शुरू हो गया। सब मुसाफिर अपने रूम से निकलकर बाहर आते हैं तो उनको हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। इतना ज्यादा पानी बाहर जमा होने की वजह से शिप की एक साइड झुकना शुरू हो जाती है। जब टाइटैनिक शिप डूबने लगी तो कैप्टन ने SOS की कॉल दे दी थी, मगर बदकिस्मती से कोई भी शिप पास नहीं थी। अब जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी। आखिर इन बोट्स में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग आ सकते थे? टाइटैनिक शिप कुछ देर तक आधी पानी में डूब चुकी थी। इस अफरा तफरी की हालत में 706 लोग अपनी जान बचाने के लिए बोट्स में उतर गए। खुद तो टाइटैनिक पानी में डूब रही थी, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग पानी में डूब चुके थे और 2 घंटे 40 मिनट में 52,000 टन का वजन रखने वाली ये शिप 2 हिस्सों में टूटकर डूब जाती है। टाइटैनिक में फंसे कुछ लोगों को स्विमिंग आती थी। उन्होंने तैरने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी, मगर कुछ ही देर बाद उनकी भी डेथ हो गई, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था जिसमें चंद मिनट भी गुजारना नामुमकिन था। जैसा कि पहले बताया गया, बाकी लोगों की मदद के लिए रेडियो सिग्नल्स बेचे गए थे। उसका फ़ायदा ये हुआ कि कारपैथिया नामी एक शिप जो 107 किलोमीटर दूर थी सिग्नल्स रिसीव कर चुकी थी। वो तो जल्दी से सिग्नल्स की सीमत आना शुरू हो गई, मगर अफसोस उसको पहुंचते पहुंचते 4 घंटे गुजर गए और उस वक्त 1500 लोग -2 डिग्री टेम्परेचर के सर्द पानी में डूबकर हमेशा की नींद सो चुके थे। इस कारपैथिया जहाज के आते ही लाइफ बोट्स में बैठे लोगों को बचा लिया गया। अब ये वो 706 सर्वाइवर्स थे जो इस RMS कारपैथिया शिप की बदौलत बच गए और इस शिप को हीरो ऑफ दी टाइटैनिक के नाम से पहचाना जाने लगा। बहरहाल 1500 लोग इस हादसे में मारे गए। इसके बाद आज तक किसी कंपनी ने अपने किसी जहाज को अनसिंकेबल नहीं कहा। आज भी इस शिप का रैक अटलांटिक ओशन में 13,000 फीट की गहराई में मौजूद है
उम्मीद है आपको एस्ट्रोफी की इस वीडियो में टाइटैनिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, मिलते हैं जल्द एस्ट्रोफी की नेक्स्ट वीडियो में। हम सब ने टाइटैनिक डूबने के मुतालिक तो बहुत कुछ सुना है, मगर क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट शिप सिंकिंग इंसिडेंट कौन सा है और क्यों पेश आया? एक ऐसा खौफनाक हादसा जिसमें टाइटैनिक से 7 टाइम्स ज़्यादा डेथ्स हुई, मगर शायद आपने इसके बारे में कभी ना सुना हो। आइए इस हादसे की तफसील इस वीडियो में जानते हैं। जर्मन फौज ने पोलैंड पे वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट में ही कब्जा कर लिया था और अपने बहुत सारे शहरियों को इधर बसा दिया था। लेकिन अब 1945 को हिटलर की आर्मी कमज़ोर पड़ चुकी थी, तो उन्होंने अपने शहरियों को वापस जर्मनी बुलाना ही बेहतर समझा, क्योंकि सोवियत की रेड आर्मी अब बहुत मजबूत हो चुकी थी और वो जिधर जर्मन्स को देखती मार डालती। जर्मन शहरियों को पोलैंड से निकालकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया और 21 जनवरी 1945 को ऑपरेशन हैनिबल का आगाज़ किया गया। इसी ऑपरेशन के सिलसिले में 30 जनवरी की शाम विल्हेल्म गस्टलोफ 10,000 मुसाफिरों को लेकर गॉटनहाफन पोर्ट से निकला। याद रहे कि ये जहाज़ 2,000 मुसाफिरों के लिए ही बनाया गया था, मगर चूंकि ये आखिरी ऑप्शन था तो इसमें 10,000 के करीब लोगों को सवार कर लिया गया। इसके बाद सफ़र का आगाज़ किया गया। इसी जहाज़ के कैप्टन फ्रेडरिक पैटरसन ने इसको 22 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलाने का फैसला किया। इसके साथ ही विल्हेल्म जॉन ने इससे मशवरा दिया कि जहाज़ को कम से कम 28 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलाया जाए, ताकि रूसी सबमरीन्स इसे निशाना ना बना सकें। मगर कैप्टन पैटरसन ने यह कहकर स्पीड बढ़ाने से इनकार कर दिया कि ये जहाज़ बहुत अरसे बाद हरकत में आया है। चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग ओवरलोडेड थे, तो इसे ज़्यादा स्पीड से चलाया नहीं जा सकता। कैप्टन को दूसरा मशवरा ये भी दिया गया कि जर्मनी की कील पोर्ट तक पहुंचने के लिए गहरे पानियों में से गुजरने के बजाय साहिल के साथ साथ चला जाए, ताकि अगर किसी हमले की वजह से जहाज़ डूबता भी है तो लोग तैरकर जान बचा सकेंगे। मगर कैप्टन ने ये तजवीज़ भी रद्द कर दी, क्योंकि साले समुंदर पर रूसी फौज ने बहुत सी माइंस लगा रखी थी, लिहाजा वाहिद ऑप्शन गहरे समुंदर में से गुजरने का ही था। सितम ज़रीफ़ी ये कि गस्टलोफ के साथ हिफाजत की गर्ज से चलने वाली दोनों शिप्स को किसी न किसी वजह से वापस जाना पड़ा। ये सफ़र अभी जारी था कि शाम 6 बजे कैप्टन को खबर मिली कि जहाज़ के रास्ते में कुछ छोटे छोटे बहरी जहाज़ मौजूद हैं। इस पर कैप्टन ने जहाज़ की लाइट्स ऑन कर दी ताकि टकराव से बचा जा सके, और यही वो इकदाम था जिसकी बदौलत जहाज़ सोवियत सबमरीन की नज़रों में आ गया। शाम 7 बजे सबमरीन S-13 के कमांडर कैप्टन अलेक्जेंडर ने जहाज़ को स्पॉट किया और 9:16 पर यके बाद धीरे 3 टॉर्पीडोज जहाज़ पर फायर कर दिए। तीनों टॉर्पीडोज जहाज़ की एक ही साइड से टकराए। एक टॉर्पीडो इस हिस्से से टकराया जिस हिस्से में जहाज़ का अमला यानी क्रू था। जहाज़ में मौजूद लाइफ बोट्स कुल 5,000 लोगों को बचा सकती थी, मगर इनमें से आधी जहाज़ की एक साइड डूबने की वजह से ज़ाया हो गई, जबकि क्रू मेंबर्स के हलाक होने की वजह से कोई भी ऐसा प्रोफेशनल नहीं बचा था जो लोगों को लाइफ बोट्स में सवार करवाता। एज द रिज़ल्ट 10,000 में से सिर्फ 1250 लोगों को ही बचाया जा सका। मरने वाले तकरीबन सभी लोग सिविलियन थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थीं। रहा ये सवाल कि इतना खौफनाक वाक़े का जिक्र सुनने को क्यों नहीं मिलता या इसकी कोई याद क्यों नहीं मनाई जाती, तो इसका जवाब ये है कि रशियंस जिन्होंने ये जहाज़ तबाह किया था वो खुद भी इतने ज़्यादा सिविलियंस लोगों के मर जाने पर परेशान थे। दूसरी जानिब जर्मन्स भी दूसरे जंग अज़ीम में हिटलर की जानिब से किए जाने वाले मज़ालिम की वजह से खुद को बेकसूर नहीं समझते। यही वजह है कि खौफनाक हादसे को एक तलख याद समझकर बुला दिया गया। इंसानी तारीख नेचुरल डिजास्टर से भरी पड़ी है, लेकिन 1931 के यांगसी फ्लड ने चाइना के हजारों नहीं लाखों इंसानों की जान ले ली। मगर कैसे?
ये उन दिनों की बात है जब चाइना में समर सीजन चल रहा था। हर शख्स बगैर किसी फिक्र के अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन था। चूँकि गर्मियों में ज़्यादातर इंतज़ार बारिश का रहता है ताकि गर्मी की कुछ शिद्दत कम हो सके, तो जुलाई 1931 के एक दिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। मानसून की इस बारिश का तो हर किसी को इंतज़ार था, मगर किसको खबर थी ये बारिश इतने बड़े नेचुरल डिज़ास्टर का सबब बनेगी। बारिश तो होती रही, लेकिन साथ साथ खौफनाक साइक्लोन भी बनना शुरू हो गए। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे थे, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो गई। लेकिन इस मानसून की ना रुकने वाली बारिश ने चाइना के यांगसी और येलो रिवर को भर दिया। इधर याद रहे कि ये येलो रिवर वही दरिया है जिसके भरने से 1887 को चाइना एक खतरनाक फ्लड से दोचार हुआ था। सिर्फ इस सैलाब से चाइना के 9 से 20 लाख के दरमियान लोगों की मौत हुई। मगर इस बार तो येलो रिवर के साथ और भी दरिया भर चुके थे, जिसकी वजह से चाइना के 2 बड़े शहर वुहान, नानजिंग और इसके इर्द गिर्द के इलाके मुकम्मल तौर पे डूब गए। फ्लड के फर्स्ट फेज में तकरीबन 1.5 लाख लोग पानी में डूबकर मर गए। फ्लड ने जिंदगी के निज़ाम को तबाह कर दिया। समर में पूरे साल का अनाज इकट्ठा किया गया था, सारे का सारा अनाज फ्लड बहा के ले गया। ऐसा सैलाब आने की सूरत में बहुत संगीन सूरत हाल बन जाती है। ज़्यादातर लोग मारे जाते हैं और बचने वाले लोग कहीं नहीं जा सकते। पानी में खतरनाक किस्म के जानवर लोगों की जान ले लेते हैं। लोगों को पीने का साफ पानी और खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता। अजीब तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं और पीछे रह जाती है सिर्फ मौत। ऐसा ही कुछ हुआ चाइना के इस फ्लड में। कहत साली और बीमारियों के फैलने से तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई। कुछ रिपोर्ट्स और रिसर्चेस से ये भी पता चलता है कि ये तादाद 40 लाख तक पहुंच गई थी। अगर ये बात की जाए कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस तारीख की ख़तरनाक तरीन फ्लड को कैसे काबू किया, तो उसका जवाब है गवर्नमेंट का कुछ ख़ास रोल नहीं रहा और ना ही इंटरनेशनल एड ज़्यादा अच्छे से पहुँच सकी। उसकी वजह यह है कि तब की चाइनीज़ गवर्नमेंट के मुख्तलिफ पार्टी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और इंटरनेशनल एड ना आने के पीछे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस था। ये वो मुख्तलिफ अनासिर थे जिसकी वजह से चाइना को बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। चाइना ने तारीख से सीखा और आज हज़ारों की तादाद में डैम बना चुका है। दुनिया के सबसे बड़े और टॉलेस्ट डैम भी चाइना ने ही बनाए हैं। अगर अब कभी चाइना को किसी मानसून जैसी बारिशों का सामना करना पड़े, तो आज चाइना में मौजूद डैम्स की वजह से वो सारा पानी चाइना के लिए एक कुदरती नेमत होगा जो कभी नेचुरल डिजास्टर की सूरत इख्तियार कर जाता था। ये आज से कई 100 साल पहले की बात है। सिसिली की बंदरगाह पे अचानक 12 बहरी जहाज नमूदार हुए। इन बहरी जहाज़ों से कोई भी नीचे नहीं उतरा। मकामी लोगों ने करीब जाकर देखा तो जहाज लाशों से भरे हुए थे। उनमें से सिर्फ चंद लोग ही जिंदा थे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल गई, मगर किसको मालूम था इस खबर के साथ एक ऐसी बीमारी भी पूरी दुनिया में फैलने वाली है जो यूरोप की 60% और पूरी दुनिया की 40% आबादी का खात्मा कर देगी। जी बिल्कुल, अक्टूबर 1347 को सिसिली की मेसिना पोर्ट से शुरू होने वाली इस बीमारी को बबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तारीख के इस खतरनाक तरीन पेंडेमिक का आगाज़ ऐसे होता है जब बहरी जहाज़ों में मौजूद लोगों को देखा गया। उनकी बॉडी पे ब्लैक बॉयल्स थे जिनसे ब्लड और पस बह रही थी। ये प्लेग यानी ताउन जैसी डिजीज़ थी जो खांसी करने, छूने और करीब जाने से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती। कई रिसर्चर्स ने ये दावा किया कि इस बीमारी के ओरिजिनेटेड और कैरियर्स रैट्स और फ्लीज थे और इस बीमारी का असल ओरिजिन चाइना था। इस डिजीज़ ने हर दिन के साथ हज़ारों लोगों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। लोगों के जिस्म पे बॉयल्स निकलते, इसके साथ बुखार चढ़ता, साथ ही ब्लड वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती। इसके बाद 3 से 8 दिनों में डेथ हो जाती। ये डिजीज़ ख़तरनाक तो थी, मगर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका? चलिए इसकी वजूहात जानते हैं। चूँकि तब यूरोप ने प्रोग्रेस नहीं की थी, तो तब के तबीब नीम हकीम का रोल अदा करने लगे। कभी बॉयल्स पे गर्म दांत लगाई जाती और कभी उस हिस्से को ही काट दिया जाता। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग सेहतयाब होने की बजाय मज़ीद मौत की तरफ जाने लगे। ये बॉयल्स स्टार्ट में तो छोटे होते, फिर इनका साइज़ एक एग या एप्पल जितना हो जाता और इसके साथ ही विक्टिम की मौत वाक़या हो जाती। ये प्लेग इतना ख़तरनाक था कि 1347 के एंड तक सिसिली पूरा इसकी लपेट में आया। 1348 में ये प्लेग इटली, स्पेन और फ्रांस तक जा पहुंचा।
1349 में ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड और लंदन बुरी तरह मुतासर हुए। 1350 तक ये बीमारी स्कॉटलैंड के साथ स्कैंडिनेविया तक भी जा पहुंची और 1351 को इसने अपना असर कम किया जब एशिया के बहुत सारे इलाके इससे मुतासर हो चुके थे। इस प्लेग की वजह से यूरोप की 60% पॉपुलेशन मौत के स्पुर्द हो गई। सिर्फ फ्लोरेंस सिटी में ही 80% से 90% लोगों की मौत हुई, यानी कि इस शहर में सिर्फ 10 में से 1 इंसान ही जिंदा बच सका। तब दुनिया की टोटल पॉपुलेशन तकरीबन 500 मिलियन के लगभग थी और रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया की 30 से 40% पॉपुलेशन इस प्लेग की वजह से मारी गई और एक अंदाजे के मुताबिक ये अमवात 150 से 200 मिलियन तक बनती हैं। इस प्लेग ने यूरोप की सोशल लाइफ पे भी काफ़ी अजीब और हैरान कुन असरात डाले। जब बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि खुदावंद हमसे नाराज़ है और वो गलियों में जाके अपने आप को पीटने लगे। बहुत सारों का तो चर्च से इत्मीनान ही उठ गया कि अब पोप के हाथ में कुछ नहीं रहा। इसी तरह बाकी लोग अपने इलाकों को छोड़कर नए जजीरों की तलाश में निकल गए, जिसके सबब कई न्यू आइलैंड दरियाफ्त हुए। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह की माइग्रेशन के नतीजे में सामने आया। कहा जाता है कि आज भी यूरोप में इस प्लेग के असरात मौजूद हैं और जिससे हर साल लोगों की डेथ होती है। चूँकि अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है तो इसे टाइमली काबू कर लिया जाता है और रिसर्चर्स ने इसे यर्सीनिया पेस्टिस नाम दिया है, जिसे हम बबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। हमें उम्मीद है एस्ट्रोफी की इंफॉर्मेशन से भरी वीडियोस आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा करती होंगी। ये है MV एक्सप्लोरर क्रूज शिप, जो दुनिया की मजबूत तरीन शिप मानी जाती थी। ये नवंबर 2007 को अर्जेंटीना से एंटार्क्टिका के सफ़र पे निकलती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये शिप समुंदर की गहराइयों में जा पहुंची और इसमें मौजूद 154 पैसेंजर्स का क्या बना। आइए इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील जानते हैं। 1912 में जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पे निकला तो एक आइसबर्ग के टकराव से समुंदर की गहराइयों में जा पहुंचा। लेकिन स्वीडिश बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लैड चाहते थे कि एक ऐसी क्रूज शिप बनाई जाए जिसे सख्त तरीन बर्फ वाले रास्तों पे भी चलाया जा सके। इस आइडिया के आने के कुछ अरसा बाद एरिक 1969 को ऐसी शिप बनाने में कामयाब हो जाते हैं। पूरी दुनिया में इसका चर्चा फैल गया कि एंटार्क्टिका जैसे बर्फानी समुंदर में सफर करने वाली एक शिप बनाई जा चुकी है। ये अभी तक की पहली क्रूज शिप थी जो आइसी वाटर पे सफर कर सकती थी। ये टाइटैनिक से तो छोटी थी मगर उससे ज्यादा मजबूत थी, इसीलिए बहुत सारे लोग इस पे सफर करने और इसके जरिए एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का ख्वाब देख रहे थे। जब इसको बनाया गया था तो इसका पहला नाम लिंडब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया, जिसमें 158 लोग सफर कर सकते थे। इसकी लेंथ 73 मीटर थी और ये ज्यादा से ज्यादा 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर सकती थी। वक्त गुजरता गया और प्लान के ऐन मुताबिक ये 250 के करीब सफर करने में कामयाब हो चुकी थी। ये ऐसे इलाकों में भी गई जहां बड़ी बड़ी शिप्स का जाना नामुमकिन था, हत्ता कि इसे कई बार खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। और फिर 2004 में टोरंटो बेस्ड ट्रैवल कंपनी गैप एडवेंचर ने इसे खरीदकर इसका नाम MV एक्सप्लोरर रख दिया। ये नवंबर 2007 की बात है। इसे अर्जेंटीना से एंटार्क्टिका के लिए सफर करना था। इस पे 154 पैसेंजर्स सवार थे। MV एक्सप्लोरर अपने 19 दिन के सफर पे निकलती है। कैप्टन कुछ दिन बाद शिप का रूट थोड़ा तब्दील कर देता है ताकि ज्यादा बर्फ वाले इलाकों से बचा जा सके। अब यही तब्दीली इस शिप को ऐसे रास्तों पे ले जाती है जहां बड़ी मजबूत बर्फ और आइसबर्ग्स मौजूद थे। लेकिन 22 नवंबर की रात अचानक शिप एक बड़े झटके से रुक जाती है और इसका इंजन मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है। इस खतरनाक इलाकों में कश्ती का रुकना एक खतरनाक साइन था। ये देखते ही कैप्टन ने सही टाइम पे SOS कॉल भेज दी और यही कॉल पैसेंजर्स के लिए जिंदगी
की उम्मीद साबित होती है। कुछ देर बाद अचानक इस शिप का झुकाव एक तरफ होना शुरू हो गया। अब कैप्टन को पता चला कि असल ये कोई इंजन की खराबी नहीं बल्कि शिप कई साल पुरानी सख्त बर्फ की लेयर से टकराई है। अब ओशन का सर्द पानी शिप के कंपार्टमेंट्स में दाखिल हो चुका था और शिप के नीचे वाली साइड फ्रंट से फट चुकी थी। अब पैसेंजर्स के पास जान बचाने का वाहिद हल ये था कि इस शिप को छोड़ दिया जाए। रात के अंधेरे और शदीद ठंड में अब कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था और डेस्टिनेशन भी कई किलोमीटर दूर थी। शिप में सिर्फ 4 लाइफ बोट्स थी। बोट्स को पानी में उतार कर पैसेंजर्स को उन पे सवार कर दिया गया। जैसे ही वक्त गुजरता रहा और सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, पूरे 4 घंटे गुजरने के बाद दूर से एक शिप आती दिखाई देती है। ये नॉर्ज नामी शिप थी जिसे कैप्टन ने SOS कॉल भेजी थी। तमाम लोग खुशकिस्मती से जिंदा तो बचा लिए गए, लेकिन MV एक्सप्लोरर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए डूब जाती है। बाद में जब तहकीक हुई तो ये रिपोर्ट सामने आई कि कैप्टन के रूट तब्दील करने की वजह से ये हादसा हुआ है। शिप ऐसी सीमत चल पड़ी थी जहां कई साल पुरानी सख्त बर्फ थी जिसको तोड़ना इस शिप के बस की बात नहीं थी। हो सकता था ये आज भी मौजूद होती अगर कैप्टन ने वो गलती ना दोहराई होती जो टाइटैनिक के कैप्टन ने की थी। हमें उम्मीद है MV एक्सप्लोरर शिप की ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये है टर्की शेफ जेजन बुराक ओज़दामिर, जो कि अपने खानों के जायके और नुमाइश की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जेजन बुराक ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से अपने रेस्टोरेंट को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया, लेकिन बुराक के अपने ही बाप इस्माइल ओज़दामिर ने इनके रेस्टोरेंट सेल कर दिए। आखिर इनके वालिद ने ऐसा क्यों किया, चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये तो हमें मालूम है जेसन बुराक के फेमस होने की वजह इनके हाथ के बने खानों के साथ साथ इनकी खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट भी है। लेकिन 2023 में टर्की में आने वाले जल्जले की वजह से ये मुस्कुराता हुआ चेहरा गमगीन दिखाई दिया। उन्होंने जल्जला मुतासरीन के लिए दिल खोल के चैरिटी दी। वो अकेले ही रोज़ाना 5000 लोगों के खाने का बंदोबस्त करते थे, लेकिन इनके वालिद को ये चीज़ पसंद ना आई और असल ये मौका था जब इनके बाप के साथ इनका इख्तलाफ शुरू हो गया। चूँकि उन दिनों बुराक ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रहे थे, तो बुराक के वालिद ने इनकी बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए इनके रेस्टोरेंट्स को $41 मिलियन के एवज किसी गैर मुल्की ताजर को बेच दिया। एक तो बुराक बीमारी से लड़ रहा था, दूसरी तरफ बाप के हाथों इतना बड़ा धोखा। ये देखते हुए जेसन बुराक ने अपने ही वालिद के खिलाफ केस दायर कर दिया। याद रहे कि अब जेसन बुराक के पास सिर्फ एक रेस्टोरेंट बाकी बचा है जो कि इस्तांबुल में मौजूद है, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। 37 साला होजे सेल्वाडोर एल्वरिंगा मेक्सिको में पैसिफिक ओशन के किनारे मछलियां पकड़ने की नौकरी करता था। 17 नवंबर 2012 की दोपहर मेक्सिको की साली बस्ती कोस्टा ओजल से एल्वरिंगा और इसके साथी कोर्दोबा ने मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र का रुख किया। इनके पास एक छोटी सी बगैर छत के खुली बोट थी जिसमें मछलियां पकड़ने के सामान और एक फ्रिज के अलावा कुछ भी ना था। इनका ये सफ़र 30 घंटे का था और इसी लिहाज से इनके पास सिर्फ एक दिन के खाने पीने का सामान था। कुछ ही घंटों में एल्वरिंगा और उसका साथी 500 किलोग्राम मछली जमा कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने वापसी की राह ली। वापसी आते वक्त अभी वो साहिल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही थे कि एक खतरनाक तूफान ने उन्हें आ लिया। इसी खौफ में कि ज़्यादा बोझ की वजह से कश्ती उल्ट ना जाए, एल्वरिंगा और उसके साथी ने फिशिंग गियर और पकड़ी गई मछली समुंदर की नज़र कर दी। अब इनकी कश्ती समुंदर की लहरों के रहमो करम पर थी। उन्होंने रेडियो के ज़रिए अपने बॉस को इमरजेंसी मैसेज और अपनी लोकेशन भेजी। जब तक सर्च पार्टी उन्हें ढूंढने मतलूबा लोकेशन तक पहुंची, तब तक वो उधर से बहुत दूर जा चुके थे। असल में हुआ यूं कि रेडियो की बैटरी चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। इसके साथ ही समुंदर की लहरें उन्हें बहाकर सैकड़ों मील दूर ले जा चुकी थी। उनकी कश्ती साहिल से तकरीबन 400 मील दूर थी। दिन के वक्त तेज़ धूप और रात के वक्त शदीद ठंड हो जाती।
इनके पास खाने पीने को भी कुछ मौजूद ना था और थी तो सिर्फ उम्मीद, जिसके सहारे वो साहिल तक पहुंच सकते थे। वो कई कई दिन बारिश का इंतज़ार करते, बारिश होती तो पानी जमा कर लेते, दिन की सख्त धूप और रात की ठंड से बचने के लिए फ्रिज के बॉक्स में छुप जाते, खाने के लिए समुद्र से छोटी मछलियों या कछुए का इस्तेमाल करते और वो भी कच्ची हालत में। मुसलसल कच्चा गोश्त खाने, पानी की कमी और हालात की सख्ती का शिकार होकर एल्वरिंगा का साथी कोर्डोबा जान की बाजी हार गया। अब ये सफ़र इसे तन्हा ही तय करना था। एल्वरिंगा ने अपनी आपबीती में ये भी बताया कि बाज़ औक़ात उसे ज़िंदा रहने के लिए अपना यूरन भी पीना पड़ता था। इसके अलावा सितम ज़रीफ़ी ये कि उसके पास कोई भी फायर गन मौजूद नहीं थी। यही वजह है जब इसके सफ़र के दौरान एक बड़ा कार्गो शिप इसके करीब से गुजरा तो वो इनसे मदद हासिल करने में नाकाम रहा। हत्ता कि 14 माह तक की समुद्र की लहरों का सामना करने और 6700 मील का फासला तय करने के बाद जब समुद्र में इसे नारियल नज़र आना शुरू हुए तो उसे पता लगा कि वो किसी जजीरे तक पहुंच चुका है। ये मार्शल आइलैंड्स थे। यहाँ से इसे रेस्क्यू करके इसके वतन पहुंचा दिया गया। जब इसे पूछा गया कि इस सफ़र में किस उम्मीद ने इसे ज़िंदा रखा तो इसने कहा, मेरी 14 साला बेटी से मिलने की उम्मीद ने। अगरचे होजे एल्वरिंगा को वापस आने के बाद कुछ नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आया। इसके अलावा एल्वरिंगा पे एक इल्ज़ाम भी है कि उसने अपने साथी को खुद ही मारा था, लेकिन एल्वरिंगा इस बात को सख्ती से डिनाई करता है। ये थी एक ऐसे शख्स की दास्तान जिसने 438 दिन पानी में गुजारकर दुनिया में अपना एक रिकॉर्ड पैदा कर दिया। वो रिकॉर्ड जिसको कोई चाह कर भी तोड़ना ना चाहे।